गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरा नाम है मृत्युंजय पंड्या और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 11 स्टूडेंट्स को। गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। अनअकैडमी पर मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूं, प्लस कोर्सेज ले रहा हूं, IIT JEE की प्रिपरेशन करवा रहा हूं और इसके साथ साथ बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी बना रहा हूं अनअकैडमी पर। तो गाइस अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाएं गूगल प्ले स्टोर पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और सर्च करें मृत्युंजय पंड्या को। स्क्रीन पर आप लोगों को अभी दिख रहा होगा मेरा थंबनेल, मृत्युंजय पंड्या की स्पेलिंग दिख रही होगी, बस ऐसी कैसी स्पेलिंग आप वहां पर सर्च करें। सर्च एजुकेटर पर जाकर आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा वेरीफाइड टैग के साथ, मुझे फॉलो करें और मजा लें एन नंबर ऑफ फ्री वीडियोस का विथ माय हैंड रिटन नोट्स। तो YouTube पर भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, YouTube पर भी मैं सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन अनअकैडमी पर क्योंकि मैं रोज लाइव क्लासेस लेता हूं, मैं हर मंथ लाइव क्लासेस लूंगा, बहुत सारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के कोर्सेज, IIT के ऊपर कोर्सेज, देन आपके चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो आप दोनों जगह मुझसे पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो दैट विल नॉट हार्म यू एट ऑल। तो गाइज आई होप आप अनअकैडमी डाउनलोड करेंगे और मुझे वहां पर भी फॉलो करेंगे। चलिए सो बैक टू टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट की और आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा दैट इज ग्रुप 1 एलिमेंट्स जिनका नाम होता है एल्कली मेटल्स। तो हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अबाउट एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो एज यू ऑल नो, अल्कली मेटल्स में वो सारे एलिमेंट्स रखे जाएंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल में जिनके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में, वैलेंस s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, फ्रांसियम। तो हम लोगों को उन ग्रुप्स के बारे में बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है और अलग अलग प्रॉपर्टीज, कुछ ट्रेंड्स, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। ग्रुप 1 एलिमेंट के सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक, वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सबसे पहले आई विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहली बात जो आप लोगों को याद रखनी है दैट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस ग्रुप इज NS1, जहां पर n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स बने हुए होते हैं उनको n से लिखा जाता है। पीरियड्स का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, दैट इज एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं सारे एलिमेंट्स के नाम आपके सामने लिखूंगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। सारे एलिमेंट्स के नाम मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के आप मैजिकल नंबर सीखो। मैजिकल नंबर क्यों सिखाऊंगा? क्योंकि आप लोगों को एटॉमिक नंबर बड़े आराम से याद हो जाएंगे। बस इतना करो मेरे लिए कि इस लिथियम का एटॉमिक नंबर याद कर लो। तो मेरे ख्याल से पहले 20-30 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो हमें अच्छे से याद होते हैं, तो हमने लिथियम का एटॉमिक नंबर याद कर लिया। नाउ द फर्स्ट मैजिकल नंबर जो लिथियम से सोडियम की तरफ वर्क करेगा दैट इज 8। दूसरा मैजिकल नंबर जो कि सोडियम से पोटेशियम वर्क करेगा दैट इज 8। देन रुबिडियम पर वर्क करेगा 18, देन सेजियम पर वर्क करेगा 18 एंड देन फ्रांसियम पे वर्क करेगा 32। सो 8, 8, 18, 18, 32 ये हैं आपके मैजिकल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? मैजिकल नंबर्स। 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32। रिपीट करो, 8, 8, 18, 18, 32। ये काम क्या करेंगे?
एटॉमिक नंबर निकालने में आपकी मदद करेंगे। एटॉमिक नंबर निकालने में आपकी मदद कैसे करेंगे? देखो 3 में 8 जोड़ो, 3 + 8 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर आया। फिर 8 11 में 8 जोड़ो 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आया। समझ में? पोटेशियम में अब 18 जोड़ो 37 रुबिडियम का एटॉमिक नंबर, बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर 37 में 18 जोड़ो 55, क्या आया? सेजियम का एटॉमिक नंबर। 55 में 32 जोड़ो 87 फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर। तो ये 8 8 18 18 32 क्या है बेटा? ये आप लोगों के मैजिकल नंबर्स होते हैं। एक्चुअली इन मैजिकल नंबर्स का मतलब क्या होता है? लिथियम जिस पीरियड में है, लिथियम जिस पीरियड में है उस पीरियड में 8 एलिमेंट है। सोडियम जिस पीरियड में है, पीरियड ऐसा चलता है पीरियोडिक टेबल में, ऐसा लेफ्ट से राइट पीरियड चलता है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ऐसे लेफ्ट से राइट चलता है। तो सोडियम जिस पीरियड में रखा है उसमें भी 8 एलिमेंट है। पोटेशियम जिस पीरियड में रखा है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं। रुबिडियम 18 एलिमेंट्स हैं। सेजियम 32 एलिमेंट्स हैं, और जिसमें फ्रांसियम रखा होता है उसमें भी 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैजिकल नंबर्स। एस ब्लॉक के मैजिकल नंबर्स थोड़े से अलग होते हैं, मतलब होते यही है 8 8 18 18 32 होते यही है। ऊपर से अपने को सीखना होता है कि उसमें क्या आप अलग चीज कर सकते हो। सो 8 8 18 18 32 इज योर मैजिकल नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। मैं क्या है हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स लोड कम से कम ले, फालतू की टेंशन नहीं ले और मस्त काम करें। इसलिए मैं हमेशा ट्रिक्स निकालने की कोशिश करता हूं, और यहां पर भी हमारे पास एक ट्रिक है। फालतू बड़े बड़े वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक चीज समझो बेटे, जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, दैट इज हीना। नोबल गैसेस का नाम देखिए, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। बेटा हीना स्टैंड्स फॉर हीलियम, नीना स्टैंड्स फॉर नियॉन और स्टैंड्स फॉर आर्गन, करीना स्टैंड्स फॉर क्रिप्टन, एक्सरे स्टैंड्स फॉर जेनॉन एंड आर रंगीन स्टैंड्स फॉर आरडी, दैट इज रेडॉन। सो हीलियम, पहली नोबल गैस का नाम क्या हो जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब क्या है? आपकी नोबल गैसेस है। बेटा नोबल गैस का मतलब क्या होता है? ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना। नोबल गैस का मतलब होता है इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, इनके सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। तो अगर हम लोग हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो हीलियम में सिर्फ 1s शेल होता है और 1s ऑर्बिटल इसका भरा हुआ होता है। अगर हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो इसका 1s भी भरा हुआ होता है, इसका 2s भी भरा हुआ होता है और इसका 2p भी पूरी तरीके से भरा हुआ होता है। मतलब कि इसके 1s 2s और 2p में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब नोबल गैस का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से भरा हुआ होना। तो अब अगर मैं लिथियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पहले कौन सी नोबल गैस आती है? ऑब्वियसली हीलियम आएगी, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। तो मैं यहां पर एक काम करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा हीलियम। लिथियम के पहले जो नोबल गैस आएगी मैं उसका नाम लिखूंगा हीलियम। हीलियम लिखने का मतलब मालूम है क्या लिखा मैंने? हीलियम लिखने का मतलब है मैंने 1s2 लिखा। 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये लिखा।
अच्छा, हीलियम के बाद कौन सी गैस आएगी ऑटोमेटिकली? नियॉन। तो हीना, नीना, नीना के बाद कौन आती है? और। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन। आर्गन के बाद कौन आती है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद कौन आती है? जेनॉन। और जेनॉन के बाद कौन आती है? रेडॉन। तो सारी नोबल गैसेस के नाम लिख दिए आप लोगों ने। चलो, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2। तो ये मैंने 1s2 लिख दिया। हीलियम लिख दिया मतलब 1s2 लिख दिया। अब क्या बचा? 2s1। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेम लिखते चलो, n की जगह वैल्यू बदलते चलो। 2s1 हो गया, ये हो जाएगा 3s1, ये हो जाएगा 4s1, ये हो जाएगा 5s1, ये हो जाएगा 6s1, ये हो जाएगा 7s1। तो इस तरीके से आप लोगों ने बड़े आराम से देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी यूज करेंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी वजह से दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे आर वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होगा? दे कैन रेडिली लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन। ये बड़े आराम से अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज कर देंगे, छोड़ देंगे। और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये मोनो एटॉमिक आयन बना लेंगे, जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। मैं इतना रब करूंगा, ये नहीं रब करूंगा, इसके आगे दूसरी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। सो एक बार लिख लीजिए जल्दी से, या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम लोग आप लोगों से बात करेंगे, मैं आप लोगों से बात करूंगा। मैं रब कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये एक काम करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के पहले, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है, हम लोग एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। सो व्हाट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस? आप लोगों को वैसे केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ा रखा है। एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है न्यूक्लियस से वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक एटॉमिक रेडियस। और आयोनिक रेडियस क्या होगा? जब वो एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन जाएगा, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा वो आयोनिक रेडियस बन जाएगा। सो आयोनिक रेडियस की हमको अगर इसमें बात करेंगे बेटा, तो आप लोग जैसे देख रहे हो, आप ग्रुप में जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, लिथियम में 2 शेल थे, सोडियम में 3 शेल हो गए, पोटेशियम में 4 शेल हो गए, रुबिडियम में 5 शेल हो गए, सेजियम में 6 शेल हो गए, और फ्रांसियम में 7 शेल हो गए। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हो, पहली चीज क्या हो रही है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के अलावा क्या हो रहा है? 2 चीजें हो रही है। नीचे जाते जाते हैं तो हर जगह पर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। इसकी वजह से 2 चीजें हो रही है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस पावरफुल होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से एक इफेक्ट कॉज होने लगता है, जिसका नाम होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट? आप इधर देखो, ये है मेरे एटम का न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, और यहां पर एक वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है और उस वजह से न्यूक्लियस ताकतवर हो गया और वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। वो इस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है। तो अब बाहर के शेल का, वैलेंस शेल का, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वैलेंस शेल के अलावा अंदर बहुत सारे शेल्स हैं, और अंदर के शेल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अंदर के शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इस बाहर के शेल वाले इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, इसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की वजह से अंदर तो आएगा, लेकिन न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इलेक्ट्रॉन मिलकर उस आउटर मोस्ट शेल वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, और उसको बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश करने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को खत्म कर देगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इस इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाली प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को खत्म कर देगा, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास नहीं आ पाएगा, उल्टा न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश करेगा, न्यूक्लियस से दूर भेज दिया जाएगा, और इस वजह से नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ शेल तो बढ़ ही रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगता जाएगा, इसलिए एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। तो लिथियम के मुकाबले सेजियम सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, और अगर आप फ्रांसियम को डिस्कस करेंगे तो फ्रांसियम का साइज सबसे बड़ा होगा। तो ये था आपका एटॉमिक रेडियस। अब अगर अपन बात करें आयोनिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस समझने के बाद अगर हम बात करें आयोनिक रेडियस की, तो बेटा आयोनिक रेडियस भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। आयोनिक रेडियस भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा। Li पॉजिटिव से बड़ा होगा Na पॉजिटिव, उससे बड़ा होगा K पॉजिटिव, उससे बड़ा होगा Rb पॉजिटिव, उससे बड़ा होगा Cs पॉजिटिव। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। पैटर्न वही होगा, लेकिन आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा और आयोनिक रेडियस बड़ा होगा। एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। तो बेटा यहां वाले केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में सोडियम है, तो ये सोडियम का पहला शेल, ये सोडियम का दूसरा शेल, और ये सोडियम का तीसरा शेल, और ये तीसरे शेल में एक आखिरी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। अब जैसे ही आप इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे, ये Na पॉजिटिव बन जाएगा, और Na पॉजिटिव बनते ही सोडियम के अंदर आप शेल गिनो कितने हो जाएंगे, ये रहा पहला शेल और ये रहा दूसरा शेल। एक इलेक्ट्रॉन चला गया। आप खुद साइज देखकर बता दो कौन सा साइज बड़ा होगा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, वो शेल ही खत्म हो जाएगा, वो शेल खाली हो जाएगा,
और न्यूक्लियस पावरफुल हो जाएगा, तो वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इस वजह से एटॉमिक साइज के मुकाबले आयोनिक रेडियस छोटा हो जाएगा। तो एज सून एज आप आपके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, वैलेंस शेल खत्म हो जाएगा, यानी वैलेंस शेल रिमूव हो जाएगा। वैलेंस शेल के रिमूव होते ही न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, सोडियम के न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, और सोडियम के बाहर एटम में 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बेटा इस वाले केस में 11 प्रोटॉन्स थे 11 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर 11 प्रोटॉन मिलकर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को और टाइटली खींच लेंगे, इसलिए एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा होगा किसके मुकाबले, आयोनिक साइज के, आयोनिक रेडियस के। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी मेटल है उसका एटॉमिक रेडियस हमेशा बड़ा होगा उसके आयोनिक रेडियस से। सो दैट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट ट्रेंड, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी दैट वी विल डिस्कस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आप लोगों को आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब पता है? आप लोगों को 100% पता होगा, मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, एक बार रिपीट करूंगा बस आप लोगों के लिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स गैसियस फॉर्म। जब एक एटम अपने गैसियस फॉर्म में होता है तब उस एटम के सबसे बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप उस एटम को कितनी एनर्जी देते हो, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर? अब ट्रेंड समझो। लिथियम एटम सबसे छोटा है, मतलब कि इसके पास नंबर ऑफ शेल सबसे कम है। नंबर ऑफ शेल सबसे कम होने की वजह से इसका एटॉमिक साइज भी छोटा है। तो इस छोटे से लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आउटर मोस्ट शेल में, वो न्यूक्लियस के बेटा बहुत करीब माना जाएगा। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे बिल्कुल सामने वाली डेस्क पर 2 बच्चे बैठे हैं, तो मेरा उन बच्चों पर कंट्रोल ज्यादा रहेगा क्योंकि वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं। तो क्या वो बच्चे मस्ती कर पाएंगे? नहीं। तो क्या वो बच्चे टाइम पास कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं डायरेक्टली उनकी नोटबुक्स में देख सकता हूं क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पास में बैठे हैं। सो ऐसा ही होगा, एटम जितना छोटा होगा उसमें न्यूक्लियस के उतने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखेगा। इसलिए लिथियम में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तकरीबन आपको 520 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी लगेगी इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिमिलरली आप जैसे जैसे नीचे जाना शुरू करोगे आप सेजियम पर पहुंचोगे। सेजियम में आपको 6 ऑर्बिटल्स दिखेंगे, 6 शेल दिखेंगे, मतलब न्यूक्लियस से 6th शेल पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप देख रहे हो न्यूक्लियस से कितना दूर हो गया। मतलब मैं यहां पढ़ा रहा हूं और बहुत पीछे बच्चे बैठे हैं। अब वो पीछे बैठे हुए बच्चे हो सकता है टाइम पास कर रहे हो सकता है वो मोबाइल में गेम खेल रहे हो, क्लास पूरी भरी हुई है तो मुझे दिख नहीं रहा हो, वो पीछे के 2 बच्चे उधर आपस में कुछ कर रहे हो, अपनी नोटबुक में कुछ और लिख रहे हो। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर है। तो उनका मुझसे कांटेक्ट में रहना पॉसिबल है क्या? नहीं। वो चाहे तो क्लास में बैठे होने के बाद भी उनका जो माइंड है वो क्लास के बाहर जा सकता है। सिमिलरली जब सेजियम की मैं बात करूंगा तो सेजियम का जो एटम है वो बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस बहुत अंदर है और छठा शेल बहुत दूर है। तो छठे शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना मेरे लिए आसान है क्योंकि न्यूक्लियस पकड़ के रखता है इलेक्ट्रॉन को। अब न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा इतने दूर वाले इलेक्ट्रॉन को, तो उसका निकलना आसान है। और सेजियम वाले केस में तो आपको अप्रोक्सीमेटली 376 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी देनी है। आप देख रहे हो कितनी कम एनर्जी हो गई। और इनफैक्ट फ्रांसियम में भी अप्रोक्सीमेटली 375 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी लगती है।
तो आप लोगों को बिल्कुल ट्रेंड क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाओगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, इस वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी तो बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वो इलेक्ट्रॉन को धकेलते हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, तो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को वैसे पुल कर रहे हैं, बाहर जा बाहर जा बाहर जा बाहर जा, आप एनर्जी दोगे बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? चलिए, तो ये हो गई आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सो लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी समझाता हूं बेटा आप लोगों को। देखो बेटा, हाइड्रेशन इंथैल्पी का ट्रेंड हमारी बुक में सीधा दे रखा है, लेकिन उसका रीजन नहीं बताया इन लोगों ने कि कैसे क्या वर्क करेगा, तो वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो, हाइड्रेशन इंथैल्पी वैसे तो आप जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। व्हाट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी? आपने वो सॉल्ट सुने? जैसे आपके सामने कुछ सॉल्ट के नाम लिखूं मैं, लाइक आपने सॉल्ट का नाम सुना होगा LiCl.2H2O। व्हाट इज दिस .2H2O? मतलब कि एक सॉल्ट ने पानी के दो मॉलिक्यूल खुद से चिपका लिए, खुद से अटैच कर लिए, और ऐसी सॉल्ट को हमेशा बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। आपने वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ा होगा Na2SO4.7H2O। आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला सुना होगा CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2O। तो इस तरीके के जो सॉल्ट्स होते हैं, इन सॉल्ट्स में जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल उस सॉल्ट के ऊपर चिपका हुआ होता है। तो इस अटैच होने के बाद, आपके वाटर के मॉलिक्यूल पर सॉल्ट पर अटैच होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो बेटा यहाँ पर हाइड्रेशन इंथैल्पी का ट्रेंड क्या है? जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाओगे हाइड्रेशन इंथैल्पी कम होती जाएगी। मतलब कि जो आपका लिथियम क्लोराइड होगा वही 2H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी के भी सॉल्ट इस तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खुद से अटैच नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं होगी। तो इसके लिए ट्रेंड क्या याद रखेंगे? इसका रीजन क्या याद रखेंगे? व्हाट विल बी द रीजन? तो रीजन समझे, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। बेटा यहाँ पर एक फजान्स रूल काम करेगा। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, जैसे जैसे आयन का साइज बढ़ेगा, when ionic size increases, the polarizing power decreases. The polarizing power decreases, and therefore capacity to attach water यानी कि H2O also decreases. Capacity to attach water molecule also decreases. Now what is polarizing power? बेटा देखो, आपके एटम में या आपके आयन का साइज जितना छोटा होगा, आयन का साइज जितना छोटा होगा उसका न्यूक्लियस उतना एक्सपोज्ड होगा। मतलब कि अगर आपका एक छोटा सा एटम है, उस छोटे से एटम के आसपास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेट्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला गया, तब सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा। अच्छा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस क्या कोशिश करेगा? अड़ोसी पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो जब कभी भी एक छोटा सा कैटायन किसी बड़े एनायन के सामने आ जाता है, जब कभी भी एक छोटा सा कैटायन एक बड़े से एनायन के सामने आ जाता है, तो इसका तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की तो आदत है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो ये क्या करेगा? ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, और इसके साइज को, इसके एटॉमिक शेप को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को
क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो ये कैटायन की क्या थी, पोलराइजिंग पावर, और ये इस एनायन की क्या थी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो बिल्कुल सीधा सा फंडा हम लोगों को ध्यान रखना है। हमको जो फजान अंकल ने सिखाया था, फजान अंकल क्या बोलते थे, फजान अंकल बोलते थे कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर घटेगी, क्योंकि न्यूक्लियस उतना अंदर की तरफ जाता जाएगा, बाहर 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 शेल बढ़ते जाएंगे, इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, और इसी वजह से उसकी कैपेसिटी वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करने की कम हो जाएगी, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो आपके इस पूरे ग्रुप में लिथियम का साइज सबसे छोटा रहेगा, इसलिए लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगी, और लिथियम ही अकेला LiCl.2H2O के फॉर्म में दिखेगा, बाकी कोई भी नहीं। तो गाइज ये इसके कुछ ट्रेंड्स थे। होपफुली इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं अगली क्लास में कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर एनोमेलस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और उन्हें भी कहना है कि इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। द नेम इज ग्रेविटी सर्कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, सी यू, बाय बाय।